वेलकम बैक स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टिव माइंड में आपका स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमने प्रीवियस वीडियो में डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच के डिफरेंस को अच्छे से करा था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक है, आप उस वीडियो को जाके चेक करें। आज हमें जो टॉपिक करना है वो है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था कि डेमोक्रेसी मीन्स ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट का प्रकार है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव एज अ एमएलए, एज अ एमपी, जिन्हें हम एज अ रिप्रेजेंटेशन या अपने रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन हम उन्हें क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये डेमोक्रेसी का सबसे पहला फीचर है कि लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन क्या करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे उठाए गए, उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। हु आर द रूलर्स? रूलर्स वास्तव में है कौन? इन दिस डेफिनेशन विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। किस प्रकार के ऑफिशियल्स को हम लोग इलेक्ट करेंगे जो एक डेमोक्रेसी में किसी गवर्नमेंट को बनाएगी? व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का नेचर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर? कौन रूलर होंगे, किस प्रकार का इलेक्शन होगा? द थर्ड वन, हु आर द पीपल, लोग कौन होंगे जो उस इलेक्शन में क्या करें, पार्टिसिपेट करें या पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हु कैन इलेक्ट द रूलर्स, कौन रूलर्स को इलेक्ट करे और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स? शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस? क्या इसमें सभी नागरिकों को समानता के आधार पे इलेक्ट करने का मौका रिप्रेजेंटेटिव के नाते या इलेक्शन में पार्टिसिपेशन के नाते दिया जाना चाहिए? एंड फाइनली, व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात गवर्नमेंट का यहाँ पे प्रकार या गवर्नमेंट का स्वरूप यहाँ पे क्या होगा? इस डेमोक्रेसी कैन इलेक्ट रूलर्स डू वट एवर दे वॉन्ट इन ए डेमोक्रेसी? और यहाँ पे डेमोक्रेसी के बारे में एक बहुत अच्छी बात क्या बताई गई है कि इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन? क्या डेमोक्रेसी में ये भी जरूरी है कि उसके जो नागरिक हैं, उसके जो सिटीजन्स हैं, उनके राइट्स को भी वहाँ पे रिस्पेक्ट करना या उनके अधिकारों के प्रति वहाँ पे एक प्रकार का सम्मान भाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में अभी जो हमने यहाँ पे 4 बेसिक क्वेश्चंस को देखा कि हु आर द रूलर्स, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, हु आर द पीपल एंड व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको हम अलग अलग डेमोक्रेसी के फीचर्स के तहत कंट्रीज़ के एग्जाम्पल के माध्यम से वहाँ पे किस प्रकार की डेमोक्रेसी है, किस प्रकार का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हम अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से कंट्रीज़ के अच्छे से यहाँ पे दिखने की कोशिश करेंगे। अब है इसमें मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब देखिए यहाँ पे पाकिस्तान के एग्जाम्पल दिया गया है और पाकिस्तान के एग्जाम्पल में आगे बढ़ने के पहले देखिए पॉलिटिकल साइंस की बुक में हर एक जगह यहाँ पे कार्टून दिया हुआ है और कार्टून के माध्यम से भी वहाँ पे जो कार्टूनिस्ट है वहाँ पे उस कंट्री के डेमोक्रेसी के बारे में या उस कंट्री के गवर्नमेंट के बारे में कार्टून के माध्यम से अपनी बात वहाँ पे रखने की कोशिश करें। अब देखिए नीचे का जो कार्टून वो सीरिया के बारे में बता रहा है, एक एशियन कंट्री है, वो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे देखिए, और इस लाइन पे विशेष ध्यान देंगे जिसके माध्यम से वो उस कंट्री के पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस के बारे में इस कार्टून के माध्यम से कार्टूनिस्ट हमारे सामने अपनी बात रख रहे हैं। क्या बताई गई है यहाँ पे? नो एंट्री बिफोर यू फिल दैट फॉर्म एंड बिकम अ मेंबर इन ऑल बाथ पार्टी। वो क्या बोलते हैं सीरिया कि जब तक आप ऑल बाथ पार्टी के मेंबर नहीं होंगे तब तक आपकी यहाँ पे एंट्री नहीं हो सकती है यहाँ पे। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब वहाँ पे एक प्रकार का ये धारणा यहाँ पे है सीरिया में कि ऑल बाथ पार्टी की जब तक आप मेंबर नहीं होंगे तब तक हम वहाँ पे आपको एंट्री नहीं देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सीरिया इज ए स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री, द रूलिंग बाथ पार्टी एंड सम ऑफ इट्स स्मॉल एलाइज आर द ओनली पार्टीज, एकमात्र पार्टी, ओनली पार्टीज अलाउड इन दैट कंट्री। डू यू थिंक दिस कार्टून कुड अप्लाई टू चाइना एंड मैक्सिको? अभी चाइना और मैक्सिको के एग्जाम्पल को देखेंगे तो यहाँ पे भी ऑल सिंगल पार्टी गवर्नमेंट ही दिखता है और बाकी अगर आप किसी दूसरे पार्टी के हैं तो या तो आपको इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा या फिर आपको अपनी पार्टी बनाने ही नहीं दी जाएगी वहाँ पे। व्हाट डज द क्राउन ऑफ लीव्स ऑफ डेमोक्रेसी सिग्निफाई?
अब यहाँ पे पाकिस्तान के एग्जाम्पल से डेमोक्रेसी के बारे में या नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कौन सी बातें यहाँ पे समझाई जा रही है, ध्यान से देखें। इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ लीड अ मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. 1999 में उन्होंने एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म किया और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। और 2002 में हेल्ड अ रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, कि लोगों की एक राय जानकर अपने आप को किसी पोस्ट पे स्टैब्लिश कर देना। इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year extension. Pakistani media, human rights organizations and democracy activists said that referendum was based on malpractices एंड फ्रॉड। तो यहाँ पे क्या बताया गया ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के द्वारा कि जो भी रेफरेंडम किया गया उसमें गलत तरीके से रेफरेंडम किया गया। लोगों की राय मांगी गई, लेकिन लोगों ने जिस तरीके से अपनी राय दी उस तरीके से उसको पब्लिश या उसको बताया नहीं गया, अर्थात उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ थी उसमें, कह सकते हो। इन अगस्त 2002 ही इश्यूड अ लीगल फ्रेमवर्क, एक लीगल फ्रेमवर्क इशू कर रहे हैं, ऑर्डर दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। उन्होंने नेशनल बोले तो सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबली में क्या हुआ कि जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, उसी तरीके से उन्होंने वहाँ पे नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाया जो सिविलियन कैबिनेट को सुपरवाइज करेगी। और इसमें मोस्ट ऑफ द जो मेंबर्स थे, ये सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिएगा, इसमें मोस्ट ऑफ जो मेंबर्स थे वो मिलिट्री ऑफिसर्स थे। कौन थे? जो सेना के ऑफिसर थे यहाँ पे। आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड, सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर। इलेक्शन भी हुआ, उसमें रिप्रेजेंटेटिव भी चुनकर आए, लोगों ने रिप्रेजेंट किया अपने इलेक्शन के माध्यम से, लेकिन उनको पावर्स लिमिटेड था। यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब क्या देखिए, एक वहाँ पे जो सेना प्रमुख है वो कंप्लीटली उसको टेक ओवर कर रहे हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। वहाँ पे नाम के लिए वो इलेक्शन करा रहे हैं, वहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, लेकिन एक तो उनके हाथ में पावर कम है, पहली बात। दूसरी बात, जो ओवरऑल जो एपेक्स पावर है वो इसी जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों में ही था। तो यहाँ पे इन प्रैक्टिकल अगर आप देखें तो लोगों के द्वारा इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके पास उतने अधिकार नहीं थे, और जो फाइनल अधिकार था, जो फाइनल राइट्स था, या जो एपेक्स जो राइट जो डिसीजन मेकिंग या डिसीजन टेकिंग जो अथॉरिटी थी वो मिलिट्री से जुड़े हुए मिलिट्री के जो एपेक्स थे वो जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों में ही था। बट द फाइनल पावर रेस्ट विथ मिलिट्री ऑफिसर्स जो मैंने बताया एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। आप थोड़ा सोचिए कि क्या इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग डेमोक्रेसी बोल सकते हैं? नहीं है डेमोक्रेसी। उन्होंने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए वहाँ पे एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या पब्लिक रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन के माध्यम से करवाया वहाँ पे, लेकिन जो रियल पावर वो मिलिट्री ऑफिसर्स और मिलिट्री ऑफिसर्स के हेड परवेज मुशर्रफ के हाथों में। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? नॉट क्वाइट। पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट रियली द रूलर्स। उनको रूलर क्यों नहीं माना गया पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, जिनको पाकिस्तानी पीपल ने रिप्रेजेंट किया इलेक्शन के द्वारा? क्योंकि उनके हाथ में पावर ही नहीं था। रूलर का मतलब ही होता है जो रूल करता है, लेकिन रूल तो कोई और कर रहा था। यहाँ पे दिखाने के लिए हम लोग, पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए वहाँ पे बस अपने रिप्रेजेंटेटिव को सामने रखा, लेकिन उनके पीछे जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे और उनके जो हेड थे वही पूरे कंट्री को एज अ रूलर क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्ट विद आर्मी ऑफिशियल्स एंड with General Musharraf and none of them. This happens in many dictatorships and monarchies. They formally have an elected parliament and government, but the real power, क्या लिखा हुआ? But the real power with those who are not इलेक्टेड। तो इसीलिए ये डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों? कि जो एपेक्स रूलर है, जो एपेक्स डिसीजन मेकर्स जो हैं वो इलेक्टेड नहीं है, वो अपने आप बन गए हैं। और एक प्रकार के यहाँ पे आप एक
आप एक सैन्य रूल, आप एक यहाँ पे आर्मी रूल देख सकते हैं। उन्होंने सिर्फ सामने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को रखा ताकि लोग विरोध ना करें, लेकिन उनके पीछे जो रियल पावर है, जो रियल शक्ति है, जो वास्तविक शक्ति, वो मिलिट्री ऑफिशियल और उनके हेड मुशर्रफ के हाथों में थी। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे देखा अदर कंट्रीज का भी एग्जांपल दिया हुआ है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी रीड अबाउट द रोल ऑफ द यूएसएसआर इन कम्युनिस्ट पोलैंड एंड व्हाट द यूएस इन कंटेम्प्रेरी इराक। इराक में भी पहले सद्दाम हुसैन जी की मिलिट्री गवर्नमेंट थी, बाद में यूएस के माध्यम से वहाँ पे टेक ओवर किया गया, वहाँ पे इलेक्शन कराए गए, है ना। आगे क्या लिखा, हियर द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर, जैसे यूएस के रिगार्डिंग किसका, इराक के रिगार्डिंग में वहाँ पे एक्सटर्नल पावर कौन है, यूएस है, एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। अब देखिए यहाँ पे भी कार्टून के माध्यम से इस फीचर को बड़े ही अच्छे तरीके से बताया गया। दिस कार्टून वॉज ड्रॉन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैटिन अमेरिका, डू यू थिंक इट अप्लाइज टू पाकिस्तान। अब देखिए यहाँ पे एक पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक अब आर्मी के पूरे यूनिफॉर्म के साथ यहाँ भी दिखाया गया, लेकिन इसके हेड वाले पार्ट में, मैंने सामने दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पे डेमोक्रेसी का एक नकाब रखा गया। जो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि उन्होंने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ सामने रखा, लेकिन उसके पीछे जो मेन मास्टरमाइंड, जो मेन रूलर हैं वो कौन है, जनरल परवेज मुशर्रफ, और उनका बनाया हुआ एक पूरा मिलिट्री ऑफिशियल का ग्रुप वहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए बोल्ड कलर से, इन अ डेमोक्रेसी, देखिए यहाँ पे डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बताया जा रहा है। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। हम जिनको इलेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उनके हाथ में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आप इंडिया के रिगार्डिंग देखें तो प्राइम मिनिस्टर है ना, तो प्राइम मिनिस्टर को देखें तो लोकसभा के सदस्य हों या राज्यसभा के सदस्य हों, है ना, तो उनके हाथ में ही कंट्री को कैसे चलाया जाए, कौन सा अधिकार लिया जाए, तो उनके हाथ में ही शक्ति है। उनको गवर्न करने वाली कोई उनके ऊपर की और कोई शक्ति नहीं है, और वो अपने आप से सिर्फ कोई डिसीजन नहीं लेंगे। वो अपने मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ मंत्रणा करके, बातचीत करके, डिस्कशन करके किसी एक पॉइंट पे कॉमन आप बोल सकते हैं व्यू या कॉमन ओपिनियन बनाते हुए किसी कंट्री के फेवर में या कंट्री के फेवर में किसी डिसीजन को वो लेंगे यहाँ पे। तो ये डेमोक्रेसी के बहुत बड़ा फीचर होता है, याद रखिएगा कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही रूलर होंगे, और अगर उनके पास डिसीजन लेने की शक्ति है तो वो हेल्दी डेमोक्रेसी के नॉर्म्स को क्या करता है, फुलफिल करता है। डेमोक्रेसी के अगले फीचर में है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब देखिए यहाँ पे तीन चीज़ बताई गई है। जो इलेक्शन होगा वो फ्री होगा, फेयर होगा, और वहाँ पे कंपटीशन का मतलब क्या है कि सभी पार्टीज़ को वहाँ पे कंटेस्ट करने का अधिकार होगा। आप किसी एक पार्टी को ये बोल के नहीं या इस तरीके से नहीं रोक सकते कि नहीं आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, या फिर ये लोग इलेक्शन देने में वहाँ पे उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता है। तो फ्री और फेयर होना चाहिए, किसी प्रकार का वहाँ पे भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन या मेल प्रैक्टिसेस नहीं दिखने चाहिए वहाँ पे। अब देखिए इसमें फिर एग्जांपल दिया गया किसका, हमारे नेबर चाइना का। क्या लिखा हुआ है, इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। कंट्रीज पार्लियामेंट के यहाँ पे नाम क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। आप इसी नाम को याद रखेंगे, ऊपर में जो चाइनीज़ नेम है इस नाम को आप नहीं याद रखेंगे। तो लोगों के द्वारा वहाँ पे कंट्रीज पार्लियामेंट का जो हर 5 साल में लोग क्या करते हैं वहाँ पे इलेक्शन के माध्यम से नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो वहाँ का पार्लियामेंट है वहाँ के मेंबर्स को क्या करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं। कितने मेंबर्स इसमें होते हैं, 3000 मेंबर्स होते हैं। और members elected for all over China, some members are elected by the army। इसमें कुछ लोगों के द्वारा और कुछ आर्मी पर्सनल्स के द्वारा मेंबर्स को, जो नेशनल पीपल कांग्रेस पार्लियामेंट लाइक संस्था है, जो 3000 उनके मेंबर्स होते हैं, इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा भी और आर्मी पर्सनल के द्वारा। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। वो क्या बोलते हैं कि इलेक्शन लड़ने के पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल या उनकी परमिशन लेना जरूरी है। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं या उसके अलावा जिन 8 स्मॉलर पार्टीज को
चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है वही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इन 8 पार्टीज़ के अलावा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और जो भी वहाँ पे पार्टी हैं, पहली बात तो पार्टी होंगे नहीं, अगर होंगे भी तो वो वहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक तो 8 स्मॉलर पार्टीज और कम्युनिस्ट पार्टी ही वहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और 2002-3 से वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार है। दूसरे को या तो पार्टी बनाने नहीं दिया जाता या फिर उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता। तो क्या ये भी एक डेमोक्रेसी है? नहीं है, ये सिर्फ कागज पे डेमोक्रेसी है। लेकिन रियल में देखें, हमने प्रीवियस वीडियो में याद करिए, मैंने बताया था कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ पीपल पार्टिसिपेशन ही नहीं है। पीपल पार्टिसिपेशन के अलावा उसमें और भी बहुत कोर कंसेप्ट और भी प्रैक्टिकल ग्राउंड में बहुत सारे ऐसे बेसिक फीचर्स है। जब तक उस बेसिक फीचर्स को कोई भी किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट उसे फुलफिल नहीं करेगी, तब तक हम उसे एक हेल्दी डेमोक्रेटिक कंट्री या उसे हेल्दी डेमोक्रेटिक नेशन नहीं कह सकते हैं। अब देखिए, तीसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है किसका? मैक्सिको का। मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। अब देखिए, यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि मैक्सिको में कितने साल में इलेक्शन होता है? तो एवरी 6 year में। छोटे मोटे फैक्ट याद रख सकते हैं यहाँ पे। To elect its president, the country has never been under a military or dictator's rule. मैक्सिको में कभी भी मिलिट्री या डिक्टेटर रूल नहीं आया है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, अंडर बट until 2000 every election was won by a party called PRI, Institutional Revolutionary Party. Opposition parties did contest election but never मैनेज टू विन। वो क्या बोलते हैं कि मैक्सिको में किसी दूसरे पार्टी की इलेक्शन लड़ने पर कोई रोक नहीं है, वहाँ पे किसी प्रकार का डिक्टेटरशिप कभी नहीं आया है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे पीआरआई जो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी वही अभी तक इलेक्शन जीतते हुए आई है। ऑपोजिशन पार्टी या उनके अगेंस्ट में जो पार्टीज हैं वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन किसी भी बार इलेक्शन को वो जीत। इसका मतलब क्या कि वहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा। एक तो होता है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करने दो, एक होता है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने दो लेकिन सभी चीज़ों को अपने फेवर में बना के रखो। पहले वाले केस में चाइना का एग्जांपल है, और ऑपोजिशन को पार्टिसिपेट करने दो बट जीतने ना दो। ये एग्जांपल आपको मैक्सिको में देख सकते हो। द पीआरआई वाज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स। क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉयड। अब देखिए क्या डर्टी ट्रिक्स किस तरीके से कर सकते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो उनको अपने फेवर में करके, है ना, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो फोर्स करते हैं कि वो डर्टी ट्रिक्स को या डर्टी पॉलिटिक्स को अप्लाई करने में वो सरकार का साथ दें, क्योंकि वो सरकार के अभिन्न अंग हैं। एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट, देखिए क्या लिखा हुआ है, टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द पीआरआई। तो टीचर्स को फोर्स किया जा रहा है कि पेरेंट्स को जाके वो पीआरआई के फेवर में वोट देने के लिए क्या करें, उन्हें मनाएं। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज। मीडिया भी सरकार के फेवर में होने वाली चीज़ों को दिखाती है, उनके अगेंस्ट नहीं दिखाती है। और अपोजिशन के द्वारा कोई भी एलिगेशन से लगाया जाता है, किसी भी इश्यूज़ को उठाया जाता है, तो मीडिया आमतौर पे उन न्यूज़ को क्या करती है, अवॉइड करती है। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन लास्ट मिनट। अब देखिए कई बार पोलिंग स्टेशन को शिफ्ट कर दिया गया तो लोगों को पता ही नहीं उन्हें वोट देने के लिए कहाँ पे जाना है, फिर वहाँ पे बोगस वोट या फिर वहाँ पे फेक वोट उनकी जगह कोई दूसरे लोग वहाँ पे देते हैं। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन जो कि डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा रिलीजन माना था, बहुत बड़ा एक प्रैक्टिस माना था हमारे सेलिब्रेशन की तरह, अगर उसी को फेयर तरीके से अगर कंडक्ट ना किया जाए तो वहाँ पे हेल्दी डेमोक्रेसी का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है वहाँ पे। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। द पीआरआई स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी। अब देखिए यहाँ पे पैसे इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स। अगर आप इस कार्टून को देखिए तो इस कार्टून में देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चे, तो यहाँ पे कॉइन्स दिख रहा है, कॉइन्स के यहाँ पे छोटे छोटे बैग्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है
कि ये भी एक आप बैड ट्रिक्स बोल सकते हैं, डर्टी ट्रिक बोल सकते हैं कि किसी वोटर को पैसे दे के खरीद लो, या पैसे दे के उसे वोट देने के लिए या वोट नहीं देने के लिए उसे फोर्स कर लो, या फिर कुछ अलग तरीके से हमने इलेक्शन के दौरान वहाँ की सरकार ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा नहीं बोलते कि धन और बल का प्रयोग करके, पैसे का और पावर का यूज़ करके इलेक्शन रिजल्ट्स को अपने फेवर में कर लिया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द कार्टून वॉज टाइटल्ड बिल्डिंग डेमोक्रेसी। क्या लिखा हुआ है? बिल्डिंग डेमोक्रेसी एंड वाज पब्लिश्ड इन लैटिन अमेरिका, है ना। व्हाट डू मनी बैग्स, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मनी बैग्स सिग्निफाई हियर, कुड दिस कार्टून बी अप्लाइड टू इंडिया। इंडिया में कम से कम बच्चे ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी पैसे खर्च करते हैं, यहाँ पे धन का बल का प्रयोग दिखता है, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेटिक तरीके से ही यहाँ पे इलेक्शन वगैरह कंडक्ट होते हैं, तो यहाँ पे ऐसी बातें आप नहीं देख सकते हैं जनरली यहाँ पे। चलिए आगे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सी बात लिखी गई कि शुड वी कंसीडर द इलेक्शंस डिस्क्राइब्ड अबव एज एन एग्जांपल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स? नो, नॉट एट ऑल। इन चाइना द इलेक्शंस, क्या लिखा हुआ देखिए, आप देखिए चाइना और मैक्सिको का यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चाइना में पीपल को कोई चॉइस नहीं दिया जा रहा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैक्सिको में चॉइस है लेकिन उनको जीतने नहीं दिया जा रहा है। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे उनको चूज करना है, एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट, या तो कम्युनिस्ट पार्टी को चूज करें या फिर उनके द्वारा अप्रूव्ड किसी पार्टी या किसी मेंबर को बोल सकते हैं। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? In the Mexican example, people seemed to really have a choice, but in practice, they had no choice. चाइना में चॉइस ही नहीं है, मैक्सिको में चॉइस दिया गया है ऑन पेपर, ग्राउंड में उन्हें पता है कि वो कभी नहीं जीतेंगे या फिर उनको जीतने ही नहीं दिया जाएगा। तो दोनों जगह परिस्थिति सेम है, बस आप बोल सकते हैं ना कि वो नाक को घुमा के पकड़ने वाली बात मैक्सिको के केस में है। दोनों जगह परिस्थिति सेम है, दोनों जगह हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना की बात करें या मैक्सिको की बात करें। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड, दोनों जगह चाइना और मैक्सिको में भी देख सकते हैं। इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट, दे आर नॉट फेयर इलेक्शंस। वी कैन दस एड अ सेकंड फीचर, यहाँ पे सेकंड फीचर, पहला फीचर क्या था यहाँ पे कि वहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए वहाँ पे, है ना। सेकंड फीचर क्या है यहाँ पे कि होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ इलेक्शन को होल्ड करना या इलेक्शन कंडक्ट करना ही सफिशिएंट नहीं है। द इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस, वहाँ पे चॉइस होना चाहिए, किसके पास? पार्टी के पास, लीडर के पास, और सबसे बड़ी बात पीपल के पास, जिनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इलेक्ट करना है वहाँ पे। आगे क्या लिखा हुआ देखिए, द इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स। पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है कि ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किनको चुने। चाइना की बात करें, मैक्सिको की बात करें, वहाँ पे सिर्फ रूलिंग पार्टी को ही इलेक्ट करने का हमारे पास चॉइस है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम रूलिंग पार्टी को भी कर सकते हैं, ऑपोजिशन को भी कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं ये पार्टी अभी रूलिंग है तो इस पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया, हम ऑपोजिशन को इस बार रूलिंग पार्टी बनाना चाहते हैं, तो ये हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। लेकिन चाइना और मैक्सिको के केस में आप इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये डेमोक्रेसी का फीचर नहीं है। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेमोक्रेसी के फीचर में बोल्ड कलर से, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर जो रूलिंग पार्टी है, अगर फेयर तरीके से इलेक्शन होता है और उन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो वो अपने पावर को लूज कर सकते हैं। ऑपोजिशन जिन्होंने मुद्दों को, इश्यूज को अच्छे तरीके से उठाया है, वो पावर को गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे गेन से भी लॉस हो सकता है और लॉस से भी यहाँ पे गेन हो सकता है, बशर्ते तब जब इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से हो और वहाँ पे पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स की संभावनाएं हो। कहने का मतलब क्या है, ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है कि हमारे पास विकल्प हो, हम इस पार्टी को नहीं चुन के इस पार्टी को चुन सकते हैं, हम इस पर्सन को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ना देखकर हम दूसरे पर्सन को एज ए रिप्रेजेंटेटिव देखना चाहते हैं, इलेक्शन उनको नहीं देंगे, हम वोट इनको दे सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार की चीज़ें डेमोक्रेसी में जरूर देखी जानी चाहिए। ठीक है, तो इस डिस्कशन में डेमोक्रेसी के सेलियन फीचर्स के बारे में इतनी ही बातें। हम डेमोक्रेसी के और भी सेलियन फीचर्स हैं जिसे हम अगले वीडियो में रखने की कोशिश करेंगे। आई होप इस वीडियो के माध्यम से डेमोक्रेसी के सेलियन फीचर्स के बारे में जो अभी हमने डिस्कस किए हैं उसके बारे में आपकी एक समझ बन पाई होगी। थैंक यू सो मच।